हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन सीजीएल टीयर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर सेट 27 लेकर के आए हैं। यह लगातार 27 नंबर सेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले 26 नंबर सेट तक बहुत ही मजा आया होगा, आपको कुछ बेनिफिट जरूर हुई होंगी। ठीक ठीक है, हम डेली आपके साथ 9 बजे जुड़ रहे हैं। चलिए, अरे भाई मिलेगा, इतना मिलेगा कि तुम जितना सोच सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले खिलाड़ी तो बनो, अपने खेल के पक्के खिलाड़ी, यानी कि आप अपने पहले खेल का अच्छा खिलाड़ी बनिए। आप बिल्कुल आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन पहले तो खिलाड़ी बनिए। चलिए, अब हम यह बताते हैं कि यह किसके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे भाई, यह अपकमिंग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार, यूपी, जितना भी एग्जाम है ना, अभी वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम जीएस का, उस सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। ऑप्शन 1 1951, ऑप्शन 2 1954, ऑप्शन 3 1961, ऑप्शन 4 1960। तो मेरे भाई, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। तो मेरे भाई, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 था, जो कि जिसे हम 1951 में क्या कहते हैं, संविधान पहली बार संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लेखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को क्या कर रखा गया, बाहर रखा गया। यानी कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संविधान लागू हुआ, संविधान संशोधित हुआ, तो 1951 में। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। किस भारतीय लेखक ने इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन 1 है विक्रम सेठ, ऑप्शन 2 खुशवंत सिंह, ऑप्शन 3 आर के नारायण, ऑप्शन 4 रस्किन बॉन्ड। तो मेरे भाई, किस भारतीय लेखक ने इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर के नारायण। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। आर के नारायण द इंग्लिश टीचर आर के नारायण द्वारा लिखित 1945 का उपन्यास है। यह मालगुडी डेज श्रीलंका में श्रृंखला में तीसरा और अंतिम भाग है, जो कि स्वामी और मित्र 1935 और द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 से पहले की है कि नहीं। मालगुडी श्रृंखला में तीसरी और अंतिम भाग हुई है। नारायण की पत्नी राजान को समर्पित यह उपन्यास न केवल कथात्मक है, बल्कि इसकी तीव्रता में भी मार्मिक भावना है। यानी कि बहुत ही मार्मिक भावना से भरा हुआ एक उपन्यास है। ठीक है, यह एक अंग्रेजी शिक्षक कृष्ण के जीवन और आंतरिक शांति और आत्म विकास को प्राप्त करने की दिशा में अपने अनुभव के बारे में एक श्रृंखला है। यानी कि आर के नारायण के जो अनुभव हुआ था, उनके बारे में एक आत्म विकास को प्राप्त करने की दिशा में उनके अनुभव के बारे में यह एक श्रृंखला है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 3 पे। क्वेश्चन नंबर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है आपके पास 22 मार्च, ऑप्शन 2 15 जनवरी, ऑप्शन 3 7 जून, ऑप्शन 4 22 दिसंबर। तो मेरे भाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं चारों ऑप्शन के बारे में कि कौन दिन कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे भाई, यहाँ चारों डे के बारे में आप जान गए, तो इसको याद कीजिएगा, मेरे साथ बोलिए। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए, याद हो गया होगा, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाए भाई। मजा आ रहा है क्लास में, क्लास में मजा आ रहा है मेरे भाई। क्लास में कैसा लग रहा है, हैंडशेक करेंगे, अपना प्रेजेंसी दिखाएंगे कि कौन कौन क्लास में मौजूद हैं। ठीक है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। ऑप्शन 1 रेशा, ऑप्शन 2 अंडाशय, ऑप्शन 3 वर्तिकाग्र, ऑप्शन 4 वर्तिका। तो मेरे भाई, मादा पुष्प के अंडाशय में क्या होता है, निषेचन होता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अंडाशय। इसमें क्या होता है अंडाशय में निषेचन होता है। आइए हम जानते हैं कुछ और बातें। एक फूल के केंद्र में मौजूद अंडक मादा प्रजनन भाग का निर्माण करते हैं। यह पुंकेसर नामक नर प्रजनन संरचनाओं से घिरा होता है। अंडक यानी अंडाशय और पुंकेसर पंखुड़ियों से घिरे होते हैं। पंखुड़ियों को बाह्य दल द्वारा संरक्षित किया जाता है जो हरे रंग के होते हैं। अंडक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा है। किसका हिस्सा है फूल का मादा प्रजनन हिस्सा। इसे 3 भागों में बांटा गया अंडाशय, शैली और वर्तिकाग्र। अंडक को कितने भाग में बांटा गया 3 भाग में बांटा गया अंडाशय, शैली और वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजाणु होते हैं। शैली पुरुष युग्मकों को ले जाने वाली पराग नलियों के एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। वर्तिकाग्र अंडा का अंतिम हिस्सा होता है जो ग्रहणशील और यह पराग कणों को प्राप्त करता है। पराग ट्यूब में की वृद्धि के विकास के लिए पोषाहार प्रदान करता है जो पुरुष युग्मक के शैली के माध्यम से ले जाता है और अंडे को निषेचित करने के लिए बीजाणु तक पहुंचाता है। यानी कि अंडे को निषेचित कौन करता है तो मेरे भाई मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है अंडे को निषेचित नहीं। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय में क्या होते हैं बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं भाई बीजाणु। बीजाणु तक पुरुष युग्मक शैली को बीजाणु तक अंडे को निषेचित करने के लिए कौन पहुंचाता है तो वर्तिकाग्र पहुंचाता है। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं 5 पे। तनाक किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है यहूदी धर्म, ऑप्शन 2 ताओ धर्म, ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 4 कंफ्यूशियन धर्म। तो मेरे भाई तनाक किस धर्म का धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहूदी धर्म। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। तनाक हिब्रू बाइबल के नाम से जाना जाने वाला बृहद पाठ का हिस्सा है। तोराह यहूदी धर्म का केंद्रीय संदर्भ है। इसमें कई तरह के अर्थ हैं। यह विशेष रूप से तनाख के 24 पुस्तकों की पहली 5 पुस्तक है जिसमें आमतौर पर रब्बी संबंधी टिप्पणियां शामिल है। यह पूरक मौखिक परंपरा जो बाद के पाठों जैसे मिडारिस और तेलमुद द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। पूरे विश्व भर में यहूदी धर्म दुनिया का 10वां सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। जहां 14 से 17.4 लाख लोग उस धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं 6 पे। भाई मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करेंगे। निम्नलिखित में भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन था। ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 लोथल, ऑप्शन 3 राखीगढ़ी, ऑप्शन 4 धोलावीरा। तो आप जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह कौन था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। आइए हम जानते हैं थोड़ा सा लोथल के बारे में कुछ बातें। आजा भाई आ गया। चलिए लोथल गुजरात में एक बंदरगाह शहर है जो साबरमती नदी के एक शाही सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सही सहायक। ठीक है भाई। लोथल कहाँ स्थित है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है तो भोगवा नदी के तट पर। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात गोदीबारा यानी कि डॉक थी यानी कि डॉकयार्ड था जिसे हम बंदरगाह जानते हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के उद्देश्य से किया जाता था। यानी कि लोथल का उपयोग किसके लिए किया जाता था मुख्य रूप से तो व्यापार के लिए। लोथल आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसे पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह एक बंदरगाह शहर माना जाता है। यानी कि लोथल को भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के अनुसार क्या माना जाता है बंदरगाह शहर माना जाता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले हम एक बार रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लोथल। आंख बंद करके याद करेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन 1 है आपके पास न्यूनतम उधार दर, ऑप्शन 2 है प्रवर्धित दर, ऑप्शन 3 है छूट की दर, ऑप्शन 4 है परिवर्तित दर। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताने का कष्ट करेंगे। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूनतम उधार दर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? न्यूनतम उधार दर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, याद कीजिए, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा। सोमू, सूरज, सोमू, सूरज, श्रवण, अमन, राजा जी, मोनू, कोई दिक्कत है भाई? कहीं भी कोई समस्या? सन्नी, जो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताते रहिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा लाइव चैट में, ठीक है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉवर्ड स्पेंसर। हॉवर्ड स्पेंसर। आइए हम जानते हैं इस ऑप्शन के बारे में कुछ बातें। सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता एक ऐसा वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। डार्विन का पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ने के बाद वास्तव में यह वाक्यांश का प्रयोग पहली बार हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। यानी कि डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ एक क्वेश्चन मिल गया। इसकी उत्पत्ति डार्विनियन विकास सिद्धांत से हुई और यह प्रजनन सफलता इसकी जैविक अवधारणा है। क्या है प्रजनन सफलता किसकी जैविक अवधारणा है? तो मेरे भाई डार्विनियन विकास सिद्धांत की। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि जो रूप लगातार पीढ़ियों में सबसे अधिक प्रजातियां छोड़ देगा वही जीवित रहेगा। यानी कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच किए गए थे? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है आपके पास पाकिस्तान, ऑप्शन 2 चीन, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ऑप्शन 4 बांग्लादेश। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान देश के बीच किए गए थे। आइए हम जानते हैं सिंधु जल संधि के बारे में कुछ बातें। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है जो नदी के जल का बंटवारा करती है। इस संधि में विश्व बैंक, तत्कालीन पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, उस समय इनका विश्व बैंक का नाम क्या था पहले? पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। यानी कि 1960 में सिंधु जल संधि पर क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान के देश के बीच किया गया। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों जैसे ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। तो मेरे भाई सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच किए गए थे? तो पाकिस्तान के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका बना होता है? सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका बना होता है? ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 कार्बन, ऑप्शन 4 हीलियम। तो मेरे भाई सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन का बना होता है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में और बातें। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में प्लाज्मा का सबसे गर्म चमकदार गोला है। यह गैसों से बना है और इसमें से अधिकांश हाइड्रोजन लगभग 70%, हीलियम लगभग 28%, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लगभग 1.5% और अन्य 0.5% नियॉन, लोहा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे अन्य तत्वों से बना है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। यह
पूरे क्या कहते हैं, यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है भाई? अभी बुध है। सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और सबसे दूर का, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो हैंड्सअप करेंगे, जिसा आ रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पोचे के 4 पटकथा लेखन में लेखकों में से एक है? आपके पास ऑप्शन है रविंद्र सिंह, ऑप्शन 2 दुर्जय दत्त, ऑप्शन 3 चेतन भगत, ऑप्शन 4 अमीश त्रिपाठी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा चेतन भगत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेतन भगत। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेतन भगत। बॉलीवुड फिल्म काई पोचे 2013 में रिलीज हुई। यह चेतन भगत के उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर आधारित थी। चेतन भगत का उपन्यास द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया? तो चेतन भगत के द्वारा। इसे अभिषेक कपूर ने निर्देशित किया था और फिल्म के पटकथा लेखक पुवाली चौधरी, सुप्रतीक सेन, अभिषेक कपूर और चेतन भगत थे। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेतन भगत। फिल्म को 59वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 नामांकन प्राप्त हुए थे और इसने 2 पुरस्कार जीते, जिसमें कपूर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा और हितेश सोनी को सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर के पुरस्कार शामिल थे। तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन भारतीय लेखक फिल्म काइपोचे के 4 पटकथा लेखन में लेखकों में से एक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेतन भगत। और कौन कौन उसमें लेखक थे? तो पुवाली चौधरी, सुप्रतीक सेन, अभिषेक कपूर। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1 है 1973, ऑप्शन 2 है 1947, ऑप्शन 3 है 1965, ऑप्शन 4 है 1952। तो मेरे भाई पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1973। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 10 अप्रैल 1973 को अपना संविधान पारित किया। संविधान सभा के अध्यक्ष ने 12 अप्रैल 1973 को इसे प्रमाणित किया। विधानसभा ने यानी संसद ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान को प्रकाशित किया। भारत से विभाजित होने के बाद पाकिस्तान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया और यह अनिवार्य कर दिया गया कि केवल एक मुस्लिम ही देश का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन बनेगा? सिर्फ मुस्लिम ही बनेगा, है कि नहीं? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अपना कब संविधान पारित किया? तो 10 अप्रैल 1973 को। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 10 अप्रैल 1973 पाकिस्तान में संविधान लागू हुआ। चलिए, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन 1 परिस्तान झील, ऑप्शन 2 सतपारा झील, ऑप्शन 3 एटाबाद झील, ऑप्शन 4 रस झील। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रस झील। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रस झील। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। रस झील पाकिस्तान की सबसे ऊंची झील रस झील है, जो रस परी चोटी के पास 4700 मीटर की ऊंचाई पर गिलगिट बाल्टिस्तान की नगर घाटी में स्थित एक झील है। यह दुनिया की 25वीं सबसे ऊंची झील है। कितनी में? 25वीं सबसे ऊंची झील है। पाकिस्तान की दूसरी छोटी झील करमबार झील है, जो 4272 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की 31वीं सबसे ऊंची झील है। यह दुनिया की सबसे ऊंची अल्पाइन झीलों में से भी एक है। ठीक है, तो रस झील क्या जाए इसका सही उत्तर? पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो रस झील है। नगद आरक्षी अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंकों की किसके प्रतिशत के रूप में की जाती है? ऑप्शन 1 महंगाई की दर, ऑप्शन 2 शुद्ध मांग और समय देनदारी, ऑप्शन 3 ऋण वृद्धि, ऑप्शन 4 ग्राहकों की बचत। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, देखते हैं,
शुद्ध मांग और समय देनदारियां नगद आरक्षित अनुपात CRR की गणना प्रत्येक बैंकों के किस प्रतिशत के रूप में की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध मांग और समय देनदारियों। ठीक है, आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखे जाने वाली जमा राशि है। बैंक की शुद्ध मांग और समय की देनदारियों के आधार पर इसकी दैनिक गणना की जाती है ताकि बैंकों की तरलता और ऋण शोधन क्षमता सुनिश्चित की जा सके। CRR की वर्तमान रेट 3% है जुलाई 2020 से, यानी कि CRR की इसके वर्तमान रेट कितना है? तो मेरे भाई 3% है जुलाई 2020 से। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा और पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है हैया, ऑप्शन 2 माणिक्य, ऑप्शन 3 नागवंशी, ऑप्शन 4 अहोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई माणिक्य। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था? तो माणिक्य का शासन था। आइए हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर माणिक्य वंश का शासन था। ठीक है, रत्नाफा द्वीपा के 145वें राजा थे। रत्नाफा द्वीपा के कितने थे? 145वें राजा थे। उन्होंने सबसे पहले माणिक्य की उपाधि धारण की थी और इस तरह माणिक्य वंश का संस्थापक उन्हें ही माना जाता है। तो माणिक्य वंश का संस्थापक रत्नाफा, माणिक्य वंश का संस्थापक रत्नाफा है कि नहीं? त्रिपुरा के पहले राजा चंद्रमा स्वयं है, लेकिन ऐतिहासिक सूची रत्नाफा के साथ ही शुरू होती है। तो मेरे भाई भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था? तो माणिक्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? रत्नाफा को। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस राजा ने गंगेय कोंडचोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो ऑप्शन 1 है आपके पास राजा धीराज चोल, ऑप्शन 2 राजा राज चोल प्रथम, ऑप्शन 3 राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन 4 विजयालय चोल। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। किस राजा ने गंगा कोंडचोला या गंगा नदी के विशेष विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। आइए हम जानते हैं राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में कुछ बातें। भारतीय राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने पूर्वी एशिया के हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने पूर्वी एशिया में श्रीविजय या कदरान साम्राज्य को पराजित किया और कदरम कोंडा का खिताब हासिल किया। वह शाही चोल राजवंश से संबंधित थे। उनका शासनकाल 1012 से 1044 तक था। उन्होंने उत्तरी भारत के अभियान में अपनी जीत के उपलक्ष्य में गंगाई कोंडा चोलापुरम नामक एक शहर का निर्माण किया जो गंगा नदी तक फैला हुआ था। उन्होंने बंगाल के महाराजा महिपाल प्रथम को हराया था। यानी कि किस राजा ने गंगा कोंडचोला या गंगा नदी की विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भवाई किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन 1 है आपके पास राजस्थान, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 पंजाब, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो मेरे भाई भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। भवाई राजस्थान की पारंपरिक शैली है। अब चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ी बात जानते हैं। आ जाए भाई, आ गया। चलिए, भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका सही उत्तर? राजस्थान। भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक शैली है? राजस्थान। अब हम जानते हैं घिमसा आंध्र प्रदेश, गिद्दा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी होता है। ठीक है, फाग हरियाणा। तो मेरे भाई हम यहाँ कुछ दूसरा ही कंटेंट डाल दिए। भवाई कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य क्या है? गिद्दा है। ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य क्या है मेरे भाई? गिद्दा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते किस पर? 18 पर।
ये गलती से हो गया भाई, पिछला क्वेश्चन में गलती हो गया है, उसको अगले बार में सुधार लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे टेंशन नहीं लेना है। कोशिका के किस भाग में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है? तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है आपके पास गोल्जी बॉडी, ऑप्शन 2 है कोशिका द्रव, ऑप्शन 3 है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन 4 है केंद्रक। तो मेरे भाई कोशिका के किस भाग में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है? आइए हम जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। आइए हम जानते हैं और कुछ बातें। डीएनए डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मानव और लगभग अन्य सभी जीवों में आनुवांशिक निर्देशों को रखने वाले दोहरे हेलिक्स का एक रूप है। डीएनए ज्यादातर कोशिका नाभिक में स्थित होते हैं, लेकिन यह कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। डीएनए स्ट्रैंड्स मोनोमेरिक यूनिट्स से बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, कि 4 नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियो बेस से बना होता है, जिसे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन को डाइऑक्सीराइबोज भी कहा जाता है। यानी कि कोशिका के किस भाग में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर केंद्रक। कोशिका का नाभिक यानी कि नाभिक को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और ब्लिडर्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता? ऑप्शन 1 है आपके पास गीत सेठी, ऑप्शन 2 है माइकल फरेरा, ऑप्शन 3 है सुभाष अग्रवाल, ऑप्शन 4 है पंकज अडवाणी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह एकमात्र भारतीय कौन है जिसने स्नूकर और ब्लिडर्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज अडवाणी। आइए हम जानते हैं पंकज अडवाणी के बारे में कुछ बातें। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, किनका फोटो है? पंकज अडवाणी जी का फोटो है। पंकज अडवाणी एकमात्र भारतीय है जिन्होंने स्नूकर और ब्लिडर्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता। यह स्नूकर के लंबे और छोटे प्रारूपों, अंग्रेजी ब्लिडर्स के दोनों प्रारूपों में पेशेवर विश्व खिताब जीतने वाले एकमात्र स्नूकर खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी ने 2009 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री, 2006 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2004 में अर्जुन पुरस्कार भी जीता है कि नहीं भाई? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या था? तो सही उत्तर था फ्रेंडशिप हाईवे, जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? फ्रेंडशिप मतलब मैत्री हाईवे, मैत्री राजमार्ग। तो मेरे भाई कौन से चीन को किससे जोड़ती है, किस देश से जोड़ती है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई नेपाल। आइए हम जानते हैं नेपाल के बारे में कुछ बातें। नहीं, नेपाल के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम इस मैत्री हाईवे के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आइए चलिए, मैत्री राजमार्ग यानी कि फ्रेंडशिप हाईवे को चीन नेपाल राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है, जो तिब्बत की राजधानी लहासा को झांगमू और कोडारी के बीच नेपाली चीनी सीमा से जोड़ता है। 800 किलोमीटर लंबा मैत्री राजमार्ग हिमालय के पहाड़ों और सिगलसे तक, तिब्बत के दूसरे सबसे शहर और पूर्व में पंचेन लमाओ के घर के साथ यागलुंग घाटी से होकर जाता है। फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन के निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन 1 1510, ऑप्शन 2 1524, ऑप्शन 3 1500, ऑप्शन 4 1514। तो मेरे भाई गोवा की लड़ाई 1510 में लड़ी गई थी। आइए हम जानते हैं कुछ और बातें। 4 नवंबर 1509 को अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने भारत के पुर्तगाली राज के गवर्नर के रूप में डोम फ्रांसिस्को डी अल्मोडा का स्थान लिया। पुर्तगाल के मार्शल डोम फ्रांडो कंटिन्यू, जिसे राजा मैनुअल ने भेजा था, को अल्बुकर्क के कार्यालय में क्रमिक उत्तराधिकार को लागू करने का आदेश दिया गया था। 1510 में पुर्तगाली भारत के गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा शहर पर कब्जा कर लिया। गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1510। लास्ट पर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी?
लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? ऑप्शन 1 माइकल एंजेलो, ऑप्शन 2 टिटियन, ऑप्शन 3 लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन 4 राफेल। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची। चलिए भाई, क्लास में मजा आ रहा था, हैंड्सअप करेंगे, बोर नहीं हो रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, हैंड्सअप करते चलेंगे। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी की श्रेष्ठ कृति थी? लियोनार्डो दा विंची। भाई जल्दी से जीसा लेते हुए पढ़िए। द लास्ट सपर इतालवी यानी कि इटली के कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा 15 शताब्दी के अंत में मिलान में सांता मारिया डल ग्राजी के कन्वेंट के रेफेक्ट्री में रखा गया था, जो इटली में है। यह पश्चिमी दुनिया की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली पेंटिंग में से एक है। आइए हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? ऑप्शन 1 2 8 10, ऑप्शन 2 2 6 8 4, ऑप्शन 3 2 8 8 2, ऑप्शन 4 2 10 8। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2882। आइए हम जानते हैं कुछ और बातें। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई क्या है? ऑप्शन 1 कुल, ऑप्शन 2 गण, ऑप्शन 3 जाति, ऑप्शन 4 जीनस। तो मेरे भाई वर्गीकरण का सबसे छोटा इकाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जाति। आइए हम जानते हैं वर्गीकरण के बारे में कुछ बातें। जब जीव विज्ञान में वर्गीकरण साझा विशेषताओं के आधार पर जैविक जीवों के नामकरण, परिभाषित और वर्गीकृत समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवों को टैक्सा, जो एक वचन में टैक्सोन में बांटा गया है, इन समूहों में टैक्सोनॉमिक रैंक दिया गया है। किसी दिए गए रैंक के समूह को उच्च रैंक या अधिक समावेशी समूह बनाने के लिए एकत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार एक टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम बना सकते हैं। आधुनिक उपयोग में प्रमुख बैंक है डोमेन किंग, प्रमुख रैंक है। आधुनिक युग में प्रमुख रैंक है डोमेन, किंगडम, फाइलम। विभाजन का उपयोग कभी कभी वनस्पति विज्ञान में फाइलम के स्थान पर किया जाता है। इसका वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजातियां, जैसे वर्ग, क्रम, परिवार, जीनस और प्रजातियां। तब वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो मेरे भाई वर्ग यानी कि जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ग यानी कि जाति, परिवार, उसके बाद है वर्ग के बाद क्या है? जाति के बाद क्रम, उसके बाद परिवार, फिर जीनस, फिर प्रजाति, है कि नहीं? तो क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? कौन है? ऑप्शन 1 है आपके पास यूकेलिप्स, ऑप्शन 2 है सिकुआ, ऑप्शन 3 है देवदार, ऑप्शन 4 है शीशम। तो मेरे भाई सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकुआ। आइए हम सिकुआ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सिकुआ अमेरिका के पश्चिमी इलाके के सबसे ऊंचे वृक्ष के रूप में जाना जाता है। हिमालयी देवदार या देवदार, जिसे हम हिमालय देवदार भी कहते हैं, पश्चिमी हिमालय के मूल देवदार की एक प्रजाति है। यह 1500 से 3200 मीटर, 5000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बढ़ता है कि नहीं भाई? अभी सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकुआ है। तो आज भर के लिए इतना ही, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीता लेते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।